एक बार थम्स अप कर दें। चलिए, आ रही है आवाज? तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसी चीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम फीटस के बारे में पढ़ेंगे और फीटस का जो सर्कुलेशन है वो एडल्ट से कैसे डिफरेंट होता है इसके बारे में बात करेंगे। आपको तो पता है कि बच्चा जब माँ के अंदर होता है तो उस समय यूटेराइन वॉल में जो ब्लड है, मदर का ब्लड, उसके साथ बच्चा किस तरह से एक्सचेंज करता है मटेरियल का। सपोज ये फीटस है तो फीटस में एक नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जैसे। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के दूसरे सिरे पर यहाँ प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो मैटरनल और फीटल टिश्यू मिलके बनाती हैं और इसके एक तरफ फीटल ब्लड है और इसके एक तरफ मैटरनल ब्लड है। मैटरनल और फीटल ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। तो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स जैसे कि अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन वो पाई जाती हैं इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी से जा रहा है, ऑक्सीजनेट होकर अम्बिलिकल वेन से आ रहा है। ये सब वेसल्स जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती हैं। मदर का जो ब्लड है, मैटरनल ब्लड, वो तो इस तरफ है। माँ और बच्चे का खून तो मिक्स होता नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है वो किसका है, मदर का, फीटस का, दोनों का मिक्स, तो आंसर है कि वो ब्लड होता है 100% फीटल। खैर, हमें ये नहीं पढ़ना था, हमें यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन देखना था। फीटल सर्कुलेशन में दोस्तों क्या होता है कि लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता है हार्ट तो बीट करता है फीटस का, लेकिन उसके लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहे होते। तो फिर ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? ये आपको पता है कि वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अगर हम फीटस के सर्कुलेशन को देखें तो मैं यहाँ पे एक फीटल हार्ट बना रहा हूँ, ये देखिए। सपोज ये फीटस का हार्ट है और ये फीटस के लंग्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और फीटस के बाकी सभी ऑर्गन्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, सिस्टमिक ऑर्गन्स। ब्लड के ऑक्सीजनेशन का जो सोर्स है वो है प्लेसेंटा। तो हमने यहाँ पर प्लेसेंटा इधर लिख दिया।
अब यहाँ पे होता क्या है कि फीटस के ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इसको देखिए आप, पार्टीशन, ये टूटा हुआ होता है। क्यों टूटा हुआ होता है, इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। तो इंटर एट्रियल सेप्टम ना इस तरीके का है, बेंड है, यूं ब्रोकन है, क्योंकि सिस्टमिक ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावास के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, अगर ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाए, है ना, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाए, लंग्स में कुछ होना तो है नहीं, तो बिना कुछ हुए ये ऐसे ही इधर से इधर वापस आ जाएगा। इसलिए लंग्स जो है वो बाईपास होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आए, इतना घूम कर जाने की जगह वो सीधा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, यहाँ पे जो छेद है इसके थ्रू। तो ये ब्लड सीधा इधर से इधर आ जाता है और इस छेद का नाम होता है दोस्तों फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल एक खिड़की है जिससे ब्लड बाईपास होकर सीधा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों आवर्टा निकलती है जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो आवर्टा ही लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये ही आवर्टा की एक ब्रांच अम्बिलिकल आर्टरी भी है जो प्लेसेंटा में जाती है। इसी आवर्टा की एक ब्रांच अम्बिलिकल आर्टरी है, आप देखिए, जो प्लेसेंटा में जा रही है। प्लेसेंटा में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से बाहर आता है अम्बिलिकल वेन से। वेन किस में गिरती है, जाके वीना कावा में। तो ये जो अम्बिलिकल वेन है ये भी जाकर किस में गिरेगी बताइए, वीना कावा में। और वीना कावा, इसका मतलब मिक्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ब्लड लेकर हार्ट में पहुंचती है। तो मिक्स ब्लड ही राइट एट्रियम में आता है। मिक्स ब्लड ही राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और मिक्स ब्लड ही ऑर्गन्स के लिए पंप होता है। और मिक्स ब्लड का कुछ हिस्सा प्योर होने प्लेसेंटा में जाता है और प्योर होकर वापस आ जाता है, फिर मिक्स हो जाता है। तो ऐसे चलता है फीटल सर्कुलेशन। इसका मतलब एडल्ट सर्कुलेशन में तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में इम्प्योर और लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में एक ही तरीके का ब्लड होता है, पूरे हार्ट में मिक्स ब्लड। फीटल सर्कुलेशन में पल्मोनरी को छोड़ के सभी आर्टरीज प्योर और सभी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एडल्ट सर्कुलेशन में तो सभी ब्लड वेसल्स में मिक्स ब्लड होता है। सिर्फ एक ही ब्लड वेसल ऐसी होती है जिसमें मिक्स ब्लड नहीं होता, प्योर ब्लड होता है। कौन सी? अम्बिलिकल वेन।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हार्ट तो बीट कर रहा है, तो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में क्यों जाता है? ब्लड राइट वेंट्रिकल में क्यों नहीं जाता? वहां से लंग्स में क्यों नहीं जाता? क्या राइट वेंट्रिकल बनी नहीं है? बनी है बिल्कुल। क्या पल्मोनरी आर्टरी बनी नहीं है? बिल्कुल बनी है। क्या पल्मोनरी वेन बनी नहीं है? बिल्कुल बनी है। तो फिर लंग्स में ब्लड क्यों नहीं जाता? लंग्स में ब्लड क्यों नहीं जाता? अब देखो भाई, ये ब्लड है, इसके पे दिमाग तो आ नहीं गया कि इसने ना एकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है। मैं ही पढ़ाता हूँ ये बात कि भाई है ना, फीटल स्टेज में तो लंग्स काम नहीं करते, तो अपन क्या करेंगे यार लंग्स में जाकर? लंग्स में कुछ होना तो है नहीं, ऐसे जाएंगे और ऐसे ही वापस आ जाएंगे। लंग्स में जाकर भी क्या करेंगे? वहां सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने जाओ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन तो होगा नहीं। और बिना ऑक्सीजनेशन के ऐसे ही राइट से लेफ्ट एट्रियम में जब ऐसे ही आना है, तो छोड़ो, सीधा अपन सब्सक्रिप्शन लेके इधर चलते हैं। तो भाई ब्लड के दिमाग थोड़ी है कि उसने सोचा यार इतना लंबा चक्कर कौन काटेगा, इधर से निकल जाता। तो फिर ब्लड इधर से इधर क्यों जाता है और इधर क्यों नहीं जाता? क्यों जाता है वो इधर और क्यों नहीं जाता लंग्स में? वो इसलिए नहीं जाता, बताता हूँ मैं आपको। वो आता है, तो वैसे तो जाता है, किसने बोला नहीं जाता? राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आता है मिक्स ब्लड। बर्थ से पहले राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है बाहर? पल्मोनरी आर्टरी। बर्थ से पहले ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये एकदम सिकुड़ी हुई होती है, एकदम नैरो, और इसमें बहुत थोड़ा सा ब्लड ही घुस सकता है, क्योंकि ये एकदम सिकुड़ी हुई होती है, एकदम नैरो होती है। पर थोड़ा सा घुस सकता है ना, तो थोड़ा सा घुसता भी है और थोड़ा सा ब्लड जाता भी है, और जाना भी चाहिए। क्यों? अरे भाई लंग्स काम नहीं कर रहे तो क्या, जिंदा तो है ना, उनको भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, कि नहीं चाहिए? तो थोड़ा सा ब्लड जाता है इसमें। थोड़ा सा इसलिए जाता है कि पल्मोनरी, थोड़ा ही इसलिए जाता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एकदम सिकुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा जाता है लंग्स में, लंग्स को O2 देता है, और ज्यादा डीऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन से वापस आता है और लेफ्ट एट्रियम में आकर गिर जाता है। लेकिन बहुत थोड़ा सा गया था, तो बहुत थोड़ा सा ही वापस आया। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में बहुत थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड जा रहा है। देखिए यहाँ, वो आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि आगे जो है पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ी हुई है, नैरो है। तो जो ब्लड ऐसे जाने की जगह गलती से ऐसे चला गया, उसको भी यहाँ पहुंचा दें। ज्यादातर ब्लड तो ऐसे गया था, थोड़ा सा जो इधर आ गया है गलती से, लंग्स में तो बहुत थोड़ा जाएगा, उसको भी इधर पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? तो आओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ऐसे क्रॉस हो रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ देखिए इस डायग्राम को, आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपको, लिगामेंटम आर्टीरियोजम, एक सॉलिड सिलेंडर जो दो हॉलो सिलेंडर्स को जोड़ता है। अब सपोज यहां देखिए आप, ये इधर पल्मोनरी आर्टरी है और ये इधर आओर्टा है। तो जहां पर आओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी क्रॉस होते हैं, इनके बीच में एक हॉलो सिलेंडर होता है।
जो एडल्ट में सॉलिड सिलेंडर में बदल जाता है, ये हॉलो सिलेंडर है डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, ये क्या करता है, आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फोरामेन ओवल खुला हुआ है, ज्यादातर ब्लड ऐसे जा रहा है। हमने देखा था कि ज्यादातर ब्लड ऐसे जा रहा है, लेकिन जो ब्लड गलती से ऐसे जाने की जगह ऐसे उतर गया, उसका क्या करें। इधर उतर गया मान लो, इस तरफ, तो उस ब्लड को भी हम वहीं पहुंचा देंगे। ये देखिए, समझ में आया? क्योंकि आगे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो है, उसमें ज्यादा ब्लड जा नहीं सकता, तो ये ब्लड भी डक्टस आर्टीरियोसस से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ज्यादातर ब्लड तो ऐसे गया, पर जो इधर आ गया है वो भी इधर से ऐसे, इसीलिए डक्टस आर्टीरियोसस होता है। यानी कि दोस्तों कहां से कहां, यहां देखो, आप दिखाता हूं मैं आपको, ये दिस इज डक्टस आर्टीरियोसस। इसका पर्पस समझ में आया आपको? ये पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी को जोड़ रहा एक हॉलो सिलेंडर है, जो बाद में सॉलिड सिलेंडर में बदल जाएगा, जिसका नाम होगा लिगामेंटम आर्टीरियोजम। लेकिन अभी तो फीटस है ना, बाद में तो फोरामेन ओवेल भी फोसा ओवेल इसमें बदल जाएगा, पर अभी फोरामेन ओवेल है और डक्टस आर्टीरियोसस है। वो एडल्ट में होता है फोसा ओवेलिस और लिगामेंटम आर्टीरियोजम, ये एडल्ट में है। फीटस में ये दोनों चीजें हैं। तो ये इसलिए होता है, देखिए कि ज्यादातर ब्लड जो ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जाने की जगह कुछ ब्लड यहाँ से यूं आ जाए तो वो यहाँ से भी यहाँ पहुंच जाए। अल्टीमेटली आउटा में पहुंचना है ना ब्लड को, चाहे तो थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे पहुंच जाता है। इसलिए भाइयों लंग्स में बहुत कम ब्लड जाता है। और पता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जरा कंपेयर कीजिए, तो राइट एट्रियम जो है इसमें खूब सारा ब्लड आ रहा है। कहां कहां से? अम्बिलिकल प्लेसेंटा से आ रहा है और ऑर्गन से आ रहा है। तो प्लेसेंटा से भी राइट एट्रियम में आ रहा है और ऑर्गन से भी राइट एट्रियम में आ रहा है। लेकिन लेफ्ट एट्रियम में बहुत थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। कहां से? लंग्स से। तो इसका मतलब राइट एट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम में बहुत थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो प्रेशर कौन से चैम्बर में ज्यादा होगा भाइयों? प्रेशर राइट एट्रियम में ज्यादा होगा। इसलिए ये फ्लैप ऐसे मुड़ा हुआ रहता है और ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ही जाता है, उल्टा वापस नहीं आता लेफ्ट से राइट में, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई है और इसमें प्रेशर लो है। आई बात समझ में? इसलिए ये सर्कुलेशन इस तरह से चलता रहता है। तो ये मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन पढ़ाया और फीटल सर्कुलेशन किस तरह से चलता है वो भी आपको बताया। अब बर्थ जब होती है तो हार्ट के दिमाग थोड़ी आ गया है अरे यार अब तो ये छेद वेद जो है वो बंद करने हैं, और ब्लड भी है, दिमाग आ गया ब्लड के कि अब तो भाई प्योर और इम्प्योर जो है वो सेपरेट हो जाए। तो फिर जब बर्थ होती है तो ऐसा क्या जादू हो जाता है
कि प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। समझे बात को? बर्थ के समय ऐसा क्या जादू हो जाएगा भाइयों कि प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेट हो जाएंगे और छेद वेद सब बंद हो जाएंगे। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूं, है ना। इसी में मिटाऊंगा मैं। रेफरेंस के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे आपको दोबारा बनाया दे दिया। ठीक है, वही डायग्राम है हीटर सर्कुलेशन वाला। देख ब्लड कैसे जा रहा है, किधर से किधर, है ना। आइए अब बर्थ के बाद पता है क्या होता है? प्लेसेंटा उखड़ती है और बच्चा प्लेसेंटा सहित बाहर आ जाता है। फिर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, प्लेसेंटा वाला हिस्सा फेंक देते हैं, बच्चे वाला हिस्सा रख लेते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को दोस्तों हम ऐसे लंबा काटते हैं, पता है क्यों? इधर से, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है वो फीटल ब्लड है ना, तो हम चाहते हैं कि वो ब्लड फीटस के साथ ही रहे, इधर मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ बांध देते हैं। जब सारा ब्लड इधर आ जाता है कुछ आधे एक घंटे में, तो फिर यहाँ भी बांध देते हैं, फिर हम इसे काट सकते हैं। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी की थोड़ी सी निकली रहती है कॉर्ड, है ना। तो भाई अम्बिलिकल कॉर्ड को लंबा काटेंगे ताकि ये ऐसा बच्चा, ये ब्लड जो है बच्चे के साथ ही रहे, बच्चे का ही ब्लड है ना जो ऐसे घूम रहा है। तो अब देखिए बर्थ के बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वो रोता है, नहीं रोएगा तो रुलाएंगे ताकि वो सांस ले। और जब वो दोस्तों सांस लेता है तो क्या होता है पता है आपको? उसके लंग्स में एयर जाती है, और जब उसके लंग्स में एयर जाती है तो अब पहली बार उसके लंग्स ब्लड का ऑक्सीजनेशन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उसके लंग्स में हवा आ जाती है। एट द सेम मोमेंट पल्मोनरी एपिथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर है। ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को रिलैक्स कराता है। जो अब तक कॉन्ट्रैक्टेड थी ना, ये उनको रिलैक्स करा देता है। तो जब ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन को ऐसे रिलैक्स कराता है, ठीक है, तो अब पल्मोनरी आर्टरी और वेन बहुत सारा ब्लड रिसीव करने के लिए तैयार है। इसी मोमेंट पे अब सुनिए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और वेन बहुत सारा ब्लड रिसीव करने के लिए तैयार है, तो एक चीज और हुई है दोस्तों इस समय, और वो चीज ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी है, बच्चा बाहर आ गया है। तो अब मैं इसी डायग्राम से प्लेसेंटा हटा देता हूँ, अम्बिलिकल आर्टरी भी हटा देता हूँ और अम्बिलिकल वेन भी हटा देता हूँ। तो देखिए क्या होता है बर्थ के बाद। अम्बिलिकल आर्टरी गई, प्लेसेंटा भी गई और ये अम्बिलिकल वेन भी गई, ये मैंने हटा दी। ठीक है, इसका मतलब अब वीना कावा से राइट एट्रियम में बस एक ही तरीके का ब्लड आ रहा है, और वो है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब प्लेसेंटा तो है नहीं, है ना। पर
इसी वक्त एक चीज और होती है कि पल्मोनरी आर्टरी डायलेट होती है और ज्यादातर ब्लड इधर जाने की जगह इधर नीचे आता है और यहां से आओटा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। तो होता ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जहां पर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। जब बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है तो आप गौर कीजिए, राइट एट्रियम में पहले से आने वाले ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड यहां नहीं आ रहा, अब सिर्फ ऑर्गन से आ रहा है। जबकि लेफ्ट एट्रियम में पहले से आने वाले ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब लंग से बहुत सारा ब्लड इधर आ रहा है। नेट रिजल्ट, राइट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी लेफ्ट एट्रियम थोड़ा छोटा है, इसलिए दोस्तों अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लैप टेढ़ा था ना ऐसे, ये अब सीधा हो जाता है और बंद कर देता है फोरामेन ओवेल को। अगले कुछ दिनों में एपिथेलियम ग्रो हो जाएगी और ये छेद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अब बंद हो चुका फोरामेन ओवेल कहलाता है फोसा ओवेलिस। तो अब लेफ्ट एट्रियम में जो खूब सारा प्योर ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा निकल रही है, तो अब आउटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक ऑर्गन्स में जा रहा है। ठीक है, इसी वक्त क्योंकि अब डक्टस आर्टेरियोसस में ब्लड जाना बंद हो गया है, क्योंकि ज्यादातर ब्लड ऐसे जा रहा है तो वैसे नहीं आता, तो ये भी सूख कर सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ कर ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम में बदल जाता है। ये जो डक्टस आर्टेरियोसस था, जो हॉलो सिलेंडर था, यह बंद हो जाता है और अभी कहने लगता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अरे ये तो एडल्ट सर्कुलेशन हो गया है। आप देखो फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन में बदल गया है। ये देखो, ये तो एडल्ट सर्कुलेशन का डायग्राम है, फीटल का तो ये था। तो इस तरीके से फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन में बदल जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो था कि कैसे ये छेद वेद बंद हो जाते हैं। मेरे को पता है आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि यह छेद होता है जिससे ब्लड इधर से इधर चला जाता है, उधर से इधर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये छेद कैसे बंद हो जाते हैं। अरे जादू है क्या? हार्ट ने कोई सब्सक्रिप्शन थोड़ी ले रखा है नीट का कि उसे पता हो कि अब तो यार पैदा होने वाले हैं, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये छेद बंद कर दो। तो ये छेद अपने आप कैसे बंद हो जाते हैं? आपको इतना बता दिया होगा कि ये छेद होता है और ये बंद हो जाता है। क्यों भाई, कैसे बंद हो जाता है?
अभी पता चला कैसे बंद हो जाता है वो। तो इस तरह से फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन में बदल जाता है। ठीक है भाई। तो ये हमने देखा कि कैसे फीटल सर्कुलेशन जो है वो एडल्ट सर्कुलेशन में बदल गया। अब हम वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो अब मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताया। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। तो ये छेद वेद जो बंद हो जाते हैं, सोचो अगर ये छेद बंद ना हो तो क्या हो। फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में ना बदले तो तीन मेन तरह की जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हैं वो इस तरह से हैं। पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, एक और है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इन बीमारियों में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में नहीं बदला तो क्या होगा। खुला रह जाएगा। पेटेंट मतलब परमानेंट हो गया, परसिस्टेंट हो गया। ठीक है। तो पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोसा ओवेलिस तो आपके अंदर भी है, पर फोसा ओवेलिस फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में नहीं बदला और वो खुला रह गया, तो वो है पेटेंट फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये खुला रह गया मान लीजिए। इसी तरह से अगर डक्टस आर्टीरियोसस, लिगामेंटम आर्टीरियसम में नहीं बदला ये और ये खुला रह गया, डक्टस आर्टीरियोसस रह गया, तो ये कहलाता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये खुला रह जाता है। जैसे डेवलप ही नहीं हुआ कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये नहीं हुआ डेवलप, अधूरा रह गया, तो ये कहलाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि इस बार यहां पर है डिफेक्ट। अब इन तीनों ही तरह की बीमारियों में क्या होगा बताइए। इन तीनों ही तरह की बीमारियों में बर्थ के बाद प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग होगी। इसकी वजह से टिश्यू लेवल पे उतना प्योर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए, तो ऐसे बच्चों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऐसे बच्चे जल्दी थक जाएंगे, जल्दी हाफ जाएंगे, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी बुरा असर पड़ेगा। और स्किन के नीचे से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलने की वजह से उनकी स्किन का पे नीले नीले निशान पड़ जाएंगे कई जगहों पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकल रहा है स्किन के नीचे उसके निशान। तो दिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज साइनोसिस, और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं ब्लू बेबी। अब इसका क्या इलाज है। दवाई गोली से तो कुछ होगा नहीं भाई, हो सर्जरी करनी पड़ेगी इसका, ये छेद बंद करने पड़ेंगे, यही इलाज है इसका। कैसे बंद करें। कारपेंटर कहाँ चला गया। अब तुम्हारी जरूरत है भैया, छेद बंद करो, गायब हो गए। तो कह रहा मैं बंद कर दूं, तो भैया अब ये छेद बंद करने पड़ेंगे, यही इनका इलाज है, हार्ट सर्जरी, और तो कोई इलाज है नहीं।
ये तीनों बीमारियों में सबसे कॉमन पता है कौन सी है? पेटेंट फोरामेन ओवेल। लेकिन सबसे ज्यादा जानलेवा या फेटल कौन सी होगी बताइए? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग ज्यादा प्रेशर पे होती है ना। और लीस्ट फेटल, सबसे कम कॉमन कौन सी है पता है? सबसे कम फेटल ये बीच वाली। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, इसमें और इसमें। हार्ट के अंदर ऑक्लूडर पैच लगा के, जैसे कपड़ा फट जाता है तो पैबंद लगा के सिल देते हैं ना, वैसे यहाँ पे सर्जरी करके पैच लगा के सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन सेकंड वाला लीस्ट फेटल है, पता है क्यों? इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हार्ट के बाहर है ना। कहाँ है ये? तो हार्ट के बाहर है, इसमें ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ी करनी है। एक क्लिप से इसको दबा दो बस, डक्टस आर्टेरियोसस को, तो मिक्सिंग नहीं होगी। आगे से बांध के दबा दो बाहर से। तो ये हो गया कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस और ब्लू बेबीज के बारे में बात। चलिए, वी आर डन विद दिस टॉपिक। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट। लेकिन कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ब्लू और रेड कलर यूज करे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया अभी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब स्किन के नीचे से निकलता है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन की वजह से उसको हम साइनोसिस कहते हैं। उस एरिया को साइनोस हो गया वो एरिया, वैसे बच्चों को ब्लू बेबीज कहते हैं। पल्मोनरी छोड़ दी जाए तो बाकी सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी छोड़ दी जाए तो बाकी सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मतलब जब हम वेन काटेंगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा, आर्टरी काटेंगे तो रेड ब्लड निकलेगा, और वेन काटेंगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा। भाई ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है। कभी आपने देखा, कई बार चोट लग जाती है तो नीला पड़ जाता है ब्लू। ये वेन्स हल्की हल्की ब्लू ब्लू नहीं दिख रही हैं आपको? चोट ऐसे मारी तो नीला क्यों पड़ गया? क्योंकि जहां आपने चोट मारी वहां इंजरी हुई, वहां ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो गई, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा था ना वो वहां रुक गया ज्यादा देर तक। अब ज्यादा देर तक जब वो ब्लड वहां रुके रहेगा तो उस लोकल एरिया की टिश्यू उसमें से ज्यादा O2 निकाल के उसमें ज्यादा CO2 डाल देंगी। वैसे तो ब्लड चलता रहता था, थोड़ी सी O2 देके निकल जाता था, तो वो ब्लड ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब वो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वो स्किन के नीचे से ज्यादा ब्लूइश रिफ्लेक्शन मारेगा, तो स्किन ज्यादा नीली पड़ी हुई दिखेगी, ज्यादा ब्लू दिखेगी स्किन। तो चोट लगने पे नील क्यों पड़ जाता है मैंने आपको बताया, ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई इसका मतलब आर्टरी काटेंगे तो रेड ब्लड निकलेगा और वेन काटेंगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा, सिंपल। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन में, है ना। तो ब्लू ब्लड आज तक तो निकला नहीं कभी। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब वो ब्लड ब्लू है नहीं तो वो ब्लू लगता क्यों है स्किन के नीचे से? सवाल ये था। वेन सब ब्लूइश ब्लूइश, लेकिन आज तक किसी वेन में से कभी ब्लू ब्लड नहीं निकला। सवाल कितने लोगों के समझ में आ रहा है? सवाल जहां दूसरे मास्टर खत्म होते हैं वहां से मैं शुरू होता हूं, तो बताओ सवाल कितने लोगों के? ट्रू बोलो, आया समझ में? अब सुनिए बेवकूफ मास्टर इसका क्या जवाब देते हैं। उनसे पूछो सर आर्टरी में रेड ब्लड होता है? हाँ। वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो ब्लू है, साइनोसिस ब्लू बेबी। हाँ। तो सर वेन काटते हैं तो ब्लू ब्लड क्यों नहीं निकलता? तो बताओ क्या बोलते हैं? वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लू होता है, तभी तो ब्लूइश रिफ्लेक्शन मार रहा है।
पर जैसे ही आप वेन काटते हो तो वो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, और एयर में कांटेक्ट में आते ही उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है और वो रेड हो जाता है। ये नोबेल प्राइज वाले टीचर बहुत मिलेंगे आपको, एक आध तो कह भी रहा है यही बताया गया था। तो भैया ऐसे नहीं होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लू क्यों दिखता है। आइए आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि अगर ये ब्लड ब्लू है नहीं तो ये ब्लू लगता क्यों है। सपोज यहाँ पे ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड, इस तरफ दोस्तों इम्प्योर ब्लड है, और ये आपकी स्किन है। जो प्योर ब्लड होता है भाइयों, इसमें 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। क्या ये बात आपको पता नहीं है? पता है ना। जबकि दोस्तों जो इम्प्योर ब्लड होता है इसमें 75% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसमें एक चीज और होती है दोस्तों, 22% के आसपास कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अभी होता यह है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड क्यों लगता है? क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ब्लू क्यों लगता है? लाइट तो सारी टकराती है लेकिन रिफ्लेक्ट या रेड, कोई भी चीज किसी कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि वो उस स्पेक्ट्रम के लाइट के उस कलर को वापस रिफ्लेक्ट करती है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो अगर मैं प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों को बिना स्किन के देखूं, नेकेड आई से, सपोज स्किन नहीं है, तो प्योर ब्लड 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें। तो जब इससे लाइट टकराती है तो ये 97% रेड रिफ्लेक्ट करता है। 97% रेड काफी ज्यादा रेड है। सपोज यहाँ पे हमने स्किन नहीं लगाई हुई है, अभी स्किन का फिल्टर नहीं लगाया है यहाँ, तो जब प्योर ब्लड से लाइट टकराती है तो ये 97% रेड को रिफ्लेक्ट करता है। 97% रेड यानी काफी ज्यादा रेड है। तो प्योर ब्लड को जब आप एक टेस्ट ट्यूब में लेके, आर्टीरियल ब्लड को जब आप नेकेड आईज से देखते हैं दोस्तों, तो ये आपको ब्राइट रेड दिखाई देता है, भड़कीला लाल, सिंदूर के कलर का लाल, ब्राइट रेड, क्योंकि ये 97% रेड है। ठीक है, लेकिन इम्प्योर ब्लड को जब आप नेकेड आई से देखते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेके, वो भी तो रेड दिखाई देता है। पता है, अभी स्किन का फिल्टर नहीं लगाया हमने यहाँ, क्योंकि उससे जब लाइट टकराती है ना तो वो भी रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों, लेकिन कितना रेड? 75% रेड। साथ में दोस्तों वो एक और कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो कलर है ये है ब्लू। 22% ब्लू, क्योंकि 22% तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी है ना इसके अंदर, है ना। अब आपने वाटर कलर्स यूज करें कभी? वाटर कलर्स, अगर आप ब्राइट रेड कलर में 75% रेड कलर में 22% ब्लू मिला दोगे तो रहेगा तो वो रेड ही। लेकिन दोस्तों
उसकी ब्राइटनेस चली जाएगी और वो हो जाएगा डल रेड। ब्राइट रेड मतलब ट्रेन के सॉरी सिंदूर के कलर का, डल रेड मतलब रेलगाड़ी के डब्बे जैसा कलर। तो पता है नेकेड आईज से जब आप प्योर और इम्प्योर ब्लड को देखते हैं, यानी आर्टरीज का ब्लड आपको ब्राइट रेड दिखता है और वेन्स का ब्लड आपको डल रेड दिखता है। ये रियलिटी है। दोनों ही रेड दिखते हैं लेकिन हल्का सा फर्क होता है। आर्टीरियल ब्लड ब्राइट रेड होता है और जो वेन का ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नेकेड आई से देखने पे डल रेड दिखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डल रेड कलर है वेन का, जब हम इसे स्किन के नीचे से देखते हैं तो ये ब्लू क्यों दिखता है? सवाल तो यही है ना। तो चलिए हम यहाँ स्किन का फिल्टर लगा देते हैं। तो ये दोनों ही ब्लड अगर स्किन के नीचे हैं, ये देखिए सपोज ये स्किन है, तो हमने यहाँ स्किन का फिल्टर लगा दिया। स्किन जो होती है ना वो लाइट को एब्जॉर्व करती है। पेनिट्रेशन पावर यानी भेद सकने की क्षमता, भेदन क्षमता जिसकी होगी वही स्किन को क्रॉस कर पाएगा। पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो वो नहीं कर पाएगा पेनिट्रेट, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो कर जाएगा। अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है पर फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्या होता है स्किन जो होती है ना इन कलर्स को एब्जॉर्व कर लेती है जो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो स्किन जो है वो रेड कलर को एब्जॉर्व करेगी, ब्लू को तो नहीं कर पाएगी। तो स्किन जो है ना अप टू 75% रेड एब्जॉर्व कर लेती है। अब दोस्तों जब आप स्किन से लगा के देखते हैं तो पहले प्योर ब्लड को देखिए, जो ब्लड वापस जा रहा है उसमें से 75% यहाँ एब्जॉर्व हो जाएगा। तो पता है बाहर कितना रेड निकलेगा? अब बाहर सिर्फ 22% रेड बाहर जाएगा। 22% रेड बहुत कम रेड है। यू कैन कॉल इट एज पिंक। It's not even red. So whenever you look oxygenated blood below your eyes, below your skin, it looks pink. Your skin looks pink, not red. When oxygenated blood is passing through your skin, the skin looks pink. समझ में आई बात? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 97% रेड था, उसमें से 75% एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना बचा? 22%। तो 22% इज नॉट ब्राइट रेड। जब स्किन के नीचे से देखते हैं तो पिंक दिखाई देता है। तो स्किन के नीचे से अगर प्योर ब्लड गुजर रहा है तो स्किन जो है वो गुलाबी दिखाई देती है, पिंक। लेकिन अगर इम्प्योर ब्लड स्किन के नीचे से गुजरता है तो क्या होता है? अरे यहां तो रिफ्लेक्शन ही 75% है और इतना तो स्किन ही एब्जॉर्व कर लेती है। तो क्या होगा? ये एब्जॉर्व हो जाएगा। क्या? रेड वाला 75% एब्जॉर्ब हो गया तो बाहर रेड तो बिल्कुल ही नहीं निकला। लेकिन ब्लू भले ही 22% था, ये पेनिट्रेट करके निकल गया। बताइए क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। तो जब आप नेकेड आईज से देखते हैं स्किन का फिल्टर लगा के, तो यहाँ आपकी आईज को पिंक कलर दिखाई देता है और यहाँ आपकी आईज को ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि 75% रेड रिफ्लेक्ट तो हुआ ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, लेकिन वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। तो रेड बाहर नहीं निकला, बाहर क्या निकला? सिर्फ ब्लू। तो जब आप स्किन के नीचे से देखते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको रेड दिखाई देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको ब्लू दिखाई देता है। बट जैसे ही आप ये स्किन हटाएंगे, जैसे ही दोस्तों आपने स्किन का फिल्टर हटाया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको ब्राइट रेड दिखाई देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको डल रेड दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपने स्किन लगाई
ये ब्लू और ये पिंक। आई बात समझ में? इसलिए स्किन के नीचे से ये हमें ब्लू दिखता है, लेकिन स्किन हटाते ही ये डल रेड दिखने लगता है। मैंने क्या कहा था, जहां दूसरे मास्टर खत्म हो जाते हैं वहां से मैं शुरू होता हूं। आपको जिंदगी भर ये पढ़ाते रहे कि प्योर ब्लड ब्लू है, प्योर ब्लड रेड है, लेकिन किसी बेवकूफ मास्टर ने ये नहीं बताया कि जब वो ब्लू होता नहीं है तो ब्लू लगता क्यों। रेड से और ब्लू से बनाते भी रहते हैं प्योर इम्प्योर को। तो मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूबर्स की तरह। मैं आपको सिर्फ नॉलेज को एज इट इज, मतलब वर्ड्स को, किताबों को एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर रहा। आपने देखा होगा, अच्छा प्रेजेंटर लोग भी बढ़िया चलते हैं। आपने ऐसे ऐसे देखा होगा जिसको ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता, या इंग्लिश तो भूल ही जाओ, लेकिन वो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जनरल स्टडीज के नाम पे। वो प्रेजेंटर है भाइयों। कई ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं जो हर विषय पे अपना ज्ञान देने लगते हैं। वो पहले से चीजों को रट के आते हैं, एज इट इज सुना देते हैं, उनको खुद को ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही लोग अब कोचिंग में भी घुस गए हैं। तो वो पहले का रटा हुआ आते हैं और एज इट इज बोल देते हैं। बोलना ही तो है, कोई भी बोल देगा। तो लेकिन उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे लोग पॉपुलर भी हो जाते हैं, पर एक्चुअली दे आर नॉट टीचर्स, दे आर जस्ट प्रेजेंटर्स। जैसे आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे, जैसे हम एनडीटीवी की बात करें या जी न्यूज की बात करें, तो सुधीर चौधरी, रविश कुमार, ये आते हैं और लगातार बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। आपको लगता है वाह क्या बोल रहे हैं यार, कितनी नॉलेज है इनको, हर चीज के बारे में नॉलेज है। अरे कुछ नहीं पता उनको, सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है, उसको एज इट इज बोलते जाते हैं। उनकी जगह बस उनका बोलने का जो तरीका है उस बात के लिए उनकी पॉपुलैरिटी है, बाकी नॉलेज थोड़ी है उनको, बस बोल रहे हैं। उनको आता कुछ नहीं, सामने लिखा आ रहा है और वो उसको बोल रहे हैं। ऐसे कोचिंग में भी हैं कई सारे, दे डोंट नो एनीथिंग बट दे स्पीक। आपको लगता है वाह 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 ये कितना जानते हैं। ऐसे लोग ठीक है, ठगुआ लोग कहते हैं इनको, ठगुआ। चल रहे हैं देश में, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन इससे सच नहीं छुप सकता। सच तो सच ही है ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं जो पढ़ रहे थे, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट की। ये क्या होता है? तो मैं आपको फिर अपने अनुभवों पे ले जा रहा हूं। जब मैं आपसे कह रहा था कि मैं हार्ट के अंदर था और मैंने अंदर से दिल की दीवारों को छुआ, मैंने देखा कहाँ क्या है, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया। तो मुझसे कहा गया भैया इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इस दिल से बाहर भी आ जाओ, अंदर ही रहोगे क्या? तो मैंने सोचा चलिए अब दिल से बाहर निकल ही रहे हैं, तो अचानक एक ख्याल मुझे आया। हार्ट से मैं बाहर आ रहा था तो एक ख्याल आया मुझे। कहते हैं ना कि शीशा अगर कोई टूटे तो बड़ी झंकार होती है, पर दिल टूटने की कोई सदा नहीं, कोई आवाज नहीं, पर दर्द बहुत होता है। तो मैंने बहुत सुना था हार्ट ब्रोकन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर तो हमने पढ़ लिया। ये हार्ट ब्रेक क्या होता है? तो मैंने सोचा आज दिल में झांकने का मौका मिला है, तो दिल तोड़ दिया, दिल टूट गया, इतना सुना है, तो आज क्यों ना इस दिल को थोड़ा सा तोड़ के देखा जाए कि दिल का टूटना आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ राइट एट्रियम की वॉल में घूम रहा था। मैंने एक हथौड़ी ली
और अंदर से दिल की दीवारों को ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ये दीवार है, इसको मैं तोड़ूंगा तो पहले क्या होगा, पहले मैं प्लास्टर तोड़ूंगा, प्लास्टर तोड़ूंगा उसके बाद ईंट आएगी ना। तो मैं यहां से एंडोकार्डियम को तोड़ रहा था, दीवार को मैं तोड़ ही रहा था दिल की, कि अचानक मेरे हाथ में जोर का करंट लगा। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रखी थी दीवारों में, बिजली की फिटिंग नहीं होती जैसे, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रखी थी। बिजली के नंगे तार जैसे दीवारों में दबा दिए जाए। सोचिए आप, अगर बिजली के नंगे तार इन दीवारों में दबा दिए जाए और दीवारें हों गीली तो क्या होगा। अगर बिजली के नंगे तार इन सब दीवारों में दबा दिए जाए और दीवारें हों गीली तो आप ही बताइए क्या होगा। करंट लगेगा, क्योंकि वो करंट जो है ना सिर्फ उन तारों में आगे की तरफ बहेगा बल्कि वो दीवारों पर भी लीक होगा। तो जब वो करंट दीवारों पर लीक होगा तो हमको भी लग सकता है, तो सभी दीवारों पर भी वो करंट लीक हो जाता है। बात समझ में आई। तो जो करंट है दोस्तों, वो हमारी दीवारों पर भी लीक होता है। वैसे ही मैंने देखा कि यहाँ वो सब दीवारों पर फैल जाता है। वैसे ही मैंने देखा कि यहाँ मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में, ध्यान से सुनिए, बाहर एपिकार्डियम है, बीच में मायोकार्डियम, अंदर एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में यहाँ बारीक तार दबे हुए हैं, एकदम बारीक तार, जिनमें अपने आप करंट न सिर्फ अपने आप बन रहा है बल्कि आगे की तरफ स्प्रेड भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, भैया बातें मत करो वरना भगा दूंगा यहाँ से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कुछ ऐसे तार अंदर दबे हुए हैं मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में, जो ना सिर्फ जिनमें अपने आप करंट बन रहा है, वो आगे की तरफ स्प्रेड भी हो रहा है। बहुत ध्यान से मैंने देखा, एकदम बारीक किस्म के तार थे, फाइबर थे। मुझे लगा ये क्या है, इनमें इंपल्स अपने आप बन रही है और आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये नर्व फाइबर है कि मसल फाइबर है। बहुत ध्यान से देखने पे मैंने पाया थे तो ये मसल फाइबर ही दोस्तों, लेकिन इनमें नर्व की तरह इंपल्स कंडक्शन की प्रॉपर्टी थी। नर्व फाइबर नहीं थे ये मसल फाइबर थे, लेकिन नर्व जैसे मसल फाइबर थे, तो मैंने इनको नाम दिया न्यूरो मस्कुलर फाइबर्स, क्योंकि ये नर्व जैसे मसल फाइबर है, मायोन्यूरल नहीं है, मसल जैसे नर्व फाइबर नहीं है, ये नर्व जैसे मसल फाइबर है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स। इनमें इंपल्स बनती थी और आगे ट्रेवल भी करती थी। फिर मैंने ट्रेस किया ये फाइबर कहाँ कहाँ है, कितने कितने, तो मैंने देखा कोरोनरी साइनस के पास राइट एट्रियम की वॉल में इन फाइबर्स का पूरा एक गुत्थी है। जैसे बहुत सारा धागा आपस में उलझ जाए तो एक गुत्थी सी बन जाती ना, गेंद जैसी। तो कोरोनरी साइनस के पास राइट एट्रियम की वॉल में इसकी पूरी एक गेंद जैसी थी, गुत्थी जैसी, क्योंकि ये कोरोनरी साइनस की वॉल में थी और राइट एट्रियम की वॉल में थी, कोरोनरी साइनस के पास थी। तो मैंने इसको नाम दिया साइनो ऑरिकुलर नोड। फिर मैंने और ढूंढा, तो जहां एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल आपस में जुड़ती थी वहां पर ऐसी ही एक और गुत्थी थी, इसको मैंने नाम दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। फिर मैंने देखा इन दोनों गुत्थियों को कनेक्ट करते हुए कुछ फाइबर्स थे जो चैम्बर में नहीं है, एट्रिया के ल्यूमन में नहीं है, दीवार में है। तो क्योंकि ये फाइबर्स एट्रिया की वॉल में दबे हुए थे और वो ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट कर रहे थे, तो इनको मैंने नाम दिया इंटर
नोडल फाइबर्स, क्योंकि ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। फिर मैंने देखा एवी नोड से नीचे कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं। जैसे थोड़ा सा धागा आपस में उलझ जाए तो एक गुच्छा जैसा बना लेता है ना, तो यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इनका एक छोटा सा गुच्छा था। इस गुच्छे को या बंडल को मैंने बोला एवी बंडल। अच्छा, इस एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। फिर दोस्तों, इस बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकल रही थी। राइट वाली ब्रांच, ध्यान से सुनिए, पहले निकल रही थी और राइट वेंट्रिकल में जा रही थी, राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट वाली ब्रांच उसके बाद निकल रही थी और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में जा रही थी। इनको हम बंडल ब्रांचेस कहते हैं। इन ब्रांचेस से छोटे छोटे रेशे या फाइबर्स निकल रहे थे, जो कि दोनों ही वेंट्रिकल्स की दीवारों में इस तरह से फैले हुए थे जैसे पत्तियों में वेन्स फैल जाती है ना, या गार्डन की मिट्टी में जड़ें फैल जाती हैं, जहां खोदो वहां जड़ निकल रही है। तो ऐसे दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में ये फाइबर्स फैले हुए थे। इन फाइबर्स को हमने कहा परकिंजे फाइबर्स, क्योंकि ये परकिंजे नहीं ढूंढे। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक नेटवर्क यहां पर था। इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक आ रही थी, फिर यहां से एवी बंडल में जा रही थी, जहां से ये बंडल ब्रांचों के थ्रू परकिंजे फाइबर्स में जा रही थी। और जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे की तरफ ट्रेवल करती थी, ये जहां दबी हुई है इस दीवार में, वहां पर भी ये अपना करंट स्प्रेड कर देती थी। तो जब इम्पल्स से करंट हार्ट की वॉल में स्प्रेड होता था, तो इसकी वजह से जो हार्ट की वॉल्स है ना, इनकी जो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज होती थी, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन एक दूसरे में घुसते थे, तो कॉन्ट्रैक्शन होता था। इस कॉन्ट्रैक्शन को दोस्तों हम कहते हैं सिस्टोल। तो इम्पल्स जब ऐसे नोड से एवी नोड तक जाती थी, तो पहले वो दोनों एट्रिया की वॉल में स्प्रेड होती थी, जिससे एट्रिया की वॉल डीपोलराइज होती थी, और इसकी वजह से एट्रिया में होता था सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। एवी नोड में इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड स्लोएस्ट थी, जिसकी वजह से इम्पल्स जब एवी नोड में पहुंचती है तो यहाँ 1/10 सेकेंड का डिले होता है। उसके बाद इम्पल्स बंडल ऑफ हिस में पहुंचती है। तो इस दौरान एट्रिया अपना सिस्टोल पूरा कर लेते थे। फिर बंडल ऑफ हिस में ये जब इम्पल्स पहुंच जाती है तो यहाँ पे फास्टेस्ट तरीके से ये दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में फैल जाती है। तो दोनों वेंट्रिकलों की जो दीवार है वो डिपोलराइज होती थी, जिनकी वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता था, यानी सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते हैं, क्योंकि एवी नोड इम्पल्स के कंडक्शन को थोड़ा डिले कर देता है। तो एट्रिया, इस बीच एट्रिया अपना सिस्टोल पूरा कर लेते हैं, फिर वेंट्रिकल अपना सिस्टोल स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते, पर एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते, पर एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं। जब हार्ट की मसल्स में डीपोलराइजेशन हो रहा होता है तो उस वक्त सिस्टोल हो रहा होता है, और उसके बाद जब हार्ट की मसल रीपोलराइज हो रही होती है तो डायस्टोल हो रहा होता है। ये बातें हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें इम्पल्स बनती है और आगे की तरफ ट्रेवल करती है, इसके वजह से हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर फाइबर है, इनमें इम्पल्स बनती है और आगे की तरफ ट्रेवल करती है, और इसमें इम्पल्स अपने आप बनती है। इसे दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन कहते हैं।
क्योंकि बाहर से तो कोई स्टिमुलस हम दे नहीं रहे हैं और इम्पल्स जो है वो अपने आप बन रही है। जैसे आप सुई चुभाते हैं तो स्टिमुलस दिए आपने, तो उसकी वजह से इम्पल्स ट्रेवल करती है और ब्रेन तक पहुंचती है, पता चलता है आपने यहाँ सुई चुभाई। लेकिन यहाँ तो हम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि दिन भर हम ऐसे नोट को ऐसे करते रहते हैं, सुई चुभाते रहते हैं कि धड़क धड़क धड़क, तो वो बीट करता है, तो वो इम्पल्स बनाता है और इस इम्पल्स से फिर हार्ट बीट करता है। नहीं, ऐसे नोट अपने आप इम्पल्स बनाता है और बार बार इम्पल्स बनाता है, लगातार इम्पल्स बनाता है। और एक बार 1 महीने के फीटस में उसने इम्पल्स बनाना शुरू किया, तो उसके बाद जब तक वो फीटस डिलीवर नहीं हो जाता, न्यूबॉर्न बेबी से जवान नहीं हो जाता, जवान से बुढ़ा होके मर नहीं जाता, तब तक बार बार लगातार बिना रुके ये इम्पल्स बनाता ही रहता है और हार्ट अपने आप बीट करता ही रहता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। यही है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। तो सवाल ये पैदा होता है, जहां दूसरे खत्म होता है वहां से हम शुरू होंगे, कि फिर ऐसे नोड में इम्पल्स अपने आप बनती कैसे? अरे भाई, स्टिमुलस देते हैं तो इम्पल्स बनती है, बिना स्टिमुलस के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपने आप यहाँ इम्पल्स बनती है और सारी जिंदगी बार बार बनती रहती है। ठीक है, तो यहाँ अपने आप इम्पल्स कैसे बनती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन क्या है ऐसे नोड में? चलिए इसको समझते हैं। वैसे मैंने अभी आपको मैंने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाया है, तो नर्व मसल फिजियोलॉजी में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा। जैसे एक नर्व में इम्पल्स कैसे बनती है, सपोज ये एक नर्व फाइबर है, न्यूरॉन का फाइबर, तो आपने सुना होगा जैसे ये इनसाइड है इसका और ये आउटसाइड है, तो बाहर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आयंस ज्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसके इसमें एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके अक्रॉस। वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए -70 मिली वोल्ट है ना। इसके अलावा इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल भी हैं जो नॉर्मली बंद रहते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस में जो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस है एक मर्यादा या लिमिट से ज्यादा का चेंज आया, तो ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रेवल करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पॉइंट ए पे सपोज हमने स्टिमुलस दी, सुई चुबाई, कुछ और किया, स्टिमुलस दी, तो इसकी वजह से परमिएबिलिटी चेंज होती है और थोड़ा पॉजिटिव आयन लीक होके अंदर जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एक मर्यादा से ज्यादा चेंज होता है। मान लीजिए वो मर्यादा है 30 मिली वोल्ट्स, तो जैसे ही -70 से -40 आ गया, तो सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक साथ खुल जाते हैं और बहुत तेजी से पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर, ऐसे एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक फ्लो ऑफ चार्ज इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रेवल करने लगता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस की वेव ट्रेवल करती है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन भी इसके साथ सिग्नल्स के फॉर्म में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। ऐसा कुछ सुना होगा आपने, लेकिन नर्व में ऐसा होता है। अब मसल की बात करें तो मसल में तो ये जो हमारा जो हार्ट की मसल है उसमें तो कोई बाहर से स्टिमुलस दे नहीं रहा है। अगर उसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे इम्पल्स अपने आप बनती है? तो आइए हम एक कार्डियक मसल फाइबर को, ऐसे नोट की मसल फाइबर को देखते हैं, या न्यूरोमस्कुलर फाइबर को। न्यूरोमस्कुलर फाइबर में दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें आप पहले एक बात समझिए। सपोज मैंने यहाँ पे 3 फोटोग्राफ बनाए हैं, ये है वो न्यूरोमस्कुलर फाइबर,
ये है इसका आउट और ये है इसका इन, मतलब बाहर वाला और अंदर वाला एरिया। इसमें भी वोल्टेज गेटेड चैनल है जो एक मर्यादा से ज्यादा का चेंज आने पर सारे खुलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। सपोज बाहर पॉजिटिव ज्यादा है और अंदर निगेटिव ज्यादा है, तो इस समय ये पोलराइज्ड स्टेट में है। देयर इज ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस इट। एक पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। सपोज वो -70 मिली वोल्ट है। अब उस पोटेंशियल में एक लिमिट से ज्यादा का चेंज आएगा तो सारे चैनल खुल जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। पर यहाँ बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं दे रहा है, तो फिर इसमें अपने आप इम्पल्स कैसे बनती है? एक्चुअली होता क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है ना इस न्यूरोमस्कुलर फाइबर की, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूरोमस्कुलर फाइबर इज नेचुरली लीकी फॉर सोडियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें छेद होते हैं, छेद जिनसे सिर्फ एक चीज छन सकती है, सोडियम आयंस। तो दोस्तों इसमें छेद है, ये छेद मसल फाइबर में नहीं होते। इन छेदों से बस एक चीज छन सकती है, सोडियम आयन। ये छेद है, यहाँ छेद, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब छेद है। जैसे थाली में रेत उठाओ या छलनी में रेत उठाओ, छलनी भी तो थाली है लेकिन छेद वाली थाली। आप छलनी में रेत उठाओगे ना, रेत रिसती रहेगी, थोड़ी देर में छलनी खाली हो जाएगी। वैसे यहाँ पे छेद है जो हमेशा खुले रहते हैं और इनसे एक ही चीज रिसती है और वो है सोडियम। तो सपोज सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है ना, तो देखिए कैसे होगा, छेद हमेशा खुले रहेंगे। होता ही है दोस्तों। अब जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा इवेंट जिसको बताने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, ये 0.8 सेकंड में खत्म हो जाता है, 0.8 सेकंड में। पर आप 10 मिनट ध्यान से सुनिए कैसे एक्शन पोटेंशियल बनती है। तो छेद तो हमेशा खुले हुए हैं, हालांकि वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है। एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस 70 मिली वोल्ट। वोल्टेज गेटेड चैनल तभी खुलेंगे जब 30 से ज्यादा का चेंज आएगा, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा का। तो होता क्या है, छेद तो खुले हुए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाहर ना सोडियम आयन ज्यादा है, तो सोडियम आयन अपने हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लीक हो रहे हैं, लीक, नेचुरली लीकी फॉर सोडियम है ना। So this potential difference is automatically changing because sodium is leaking inside. -70, -60, -50, -40, जैसे ही 30 मिली वोल्ट का चेंज आया, सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक साथ खुल गए, ये सब खुल गए और एक धमाके के साथ एक्शन पोटेंशियल का जन्म हुआ। पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर। और ये जो है ना, दिस इज द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से इंपल्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर गई। ये पोलराइज्ड स्टेट थी। और जो ये अभी अभी हुआ है दोस्तों, ये था डीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन की इंपल्स ट्रेवल कर गई है यहां से। लेकिन दोस्तों मोमेंटम इतना ज्यादा है कि कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव अंदर घुस गया है, कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर हो गया है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। नेगेटिव बाहर ज्यादा हो गया और पॉजिटिव अंदर ज्यादा हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो -70 था वो +70 हो गया, यानी एग्जैक्टली अपोजिट। और वोल्टेज गेटेड चैनल हो गए बंद। कुछ ज्यादा ही सोडियम बाहर निकल अंदर आ गया, कुछ ज्यादा ही क्लोराइड बाहर निकल गया, ऐसे समझो आप। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम मेन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन 0 होता है,
लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो वो आगे निकल जाता है ना, फिर वापस आएगा। एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है तो फिर आगे निकल जाएगा, तो वो एसएचएम करने लगता है। वैसे ही यहाँ क्या होता है, कुछ ज्यादा ही सोडियम अंदर आ गया है दोस्तों, और अंदर सोडियम ज्यादा है, पर छेद तो हमेशा खुले रहते हैं ना भैया। तो ये सोडियम अब फिर लीक हो रहा है, कहाँ, अंदर से बाहर। और जब ये अंदर से बाहर लीक हो रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर चेंज हो रहा है, +70 से +60 +50 +40। जैसे इसमें 30 मिली वोल्ट का चेंज आया, एक धमाके के साथ सारे वोल्टेज गेटेड चैनल फिर से एक बार खुल गए, और फिर एक बार इंपल्स, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। तो अब जा रही है रीपोलराइजेशन की इंपल्स। तो एक बार डिपोलराइजेशन की इंपल्स गई, फिर एक बार ये रीपोलराइजेशन की इंपल्स आ रही, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा है कि कुछ ज्यादा ही सोडियम बाहर निकल गया और कुछ ज्यादा ही निगेटिव अंदर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की जगह फिर -70 हो गया। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है, रुक ना पाया, रुकना चाहा रुक नहीं पाया, आगे निकल गया, फिर रुकना चाहा रुक नहीं पाया, आगे निकल गया। तो सोडियम फिर बाहर ज्यादा हो गया है, यहाँ से लीक हो रहा था ना सोडियम, और अंदर कम हो गया है, तो छेद तो खुले हुए हैं, तो सोडियम फिर रिसेगा। मतलब ये एक्चुअली ना ये वाली पोजीशन दोबारा आ गई यहाँ, सोडियम फिर रिस रहा है बाहर से अंदर। फिर थोड़ी देर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, फिर एक और डिपोलराइजेशन की वेव जाएगी। तो डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, जैसे वो ओवर ग्लास होता है ना, ओवर ग्लास, उसमें लिक्विड लीक हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर पलट जाता है, फिर इधर से इधर लीक होता है, फिर इधर से इधर लीक होता है। तो हो क्या रहा है, सोडियम एक तरह का एसएचएम कर रहा है दोस्तों। सोडियम अंदर बाहर हो रहा है। एक बार अंदर जाकर बाहर कितनी देर में आ जाता है बताइए? नॉर्मली 0.8 सेकेंड्स में। इसलिए हर 0.8 सेकेंड के बाद एक नया एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो एक मिनट में कितनी बार ट्रेवल करता है? 72 बार। तो इसलिए बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपने आप ये न्यूरोमस्कुलर फाइबर की मेम्ब्रेन एक्साइट होती रहती है। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। अब इसको मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन की, न्यूरोमस्कुलर फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो प्राकृतिक रूप से सोडियम के लिए रिसावग्रस्त है, यानी सोडियम के लिए लीकी है। तो सोडियम अंदर बाहर होता रहता है, कभी बाहर से अंदर रिश्ता है, कभी अंदर से बाहर रिश्ता है। इसकी वजह से इस न्यूरोमस्कुलर फाइबर की मेम्ब्रेन पर जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी स्थिर नहीं रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। सोडियम अंदर बाहर हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट चैनल्स, यानी वोल्टेज गेटेड चैनल, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल भी बार बार खुलते बंद होते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार एक्शन पोटेंशियल बनती रहती है। क्योंकि सोडियम के लिए ये जो मेम्ब्रेन है ये रिसावग्रस्त है, सोडियम के रिसाव के कारण इस मेम्ब्रेन पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी स्थिर नहीं रहता है। अब विभवांतर यदि बदलता रहेगा तो विभवांतर पर निर्भर करने वाले ये चैनल्स भी एक निश्चित आवृत्ति पर खुलते बंद होते रहेंगे, और जब ये निश्चित आवृत्ति पर खुलते बंद होते रहेंगे तो एक निश्चित आवृत्ति पे बार बार बिना किसी बाहरी उद्दीपन के स्वतः ही आवेग बनता रहेगा, और ये आवेग आगे की ओर प्रसारित होता रहेगा। इसे कहते हैं स्व उद्दीपन क्षमता या प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। इंग्लिश में बोल देता हूँ, बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोमस्कुलर फाइबर इज नेचुरली लीकी फॉर सोडियम, so sodium continuously leaks from its higher concentration to a lower concentration. Due to this,
The potential difference on the membrane of the neuromuscular fiber is never constant. It continuously changes. And due to this change in the potential difference, the voltage gated channel also continuously open and close at a particular frequency, thereby creating an action potential, which is discharged again and again at a particular frequency. This is known as property of self-excitation. बात समझ में आई? तो इसलिए बार बार इम्पल्स बनती रहती है और ऐसे चमकता रहता है। एक बार अंदर जाके बाहर कितनी देर में आया भैया सोडियम? 0.8 सेकेंड में, है ना? तो भाइयों, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। तो ये जो छेद होते हैं न्यूरोमस्कुलर फाइबर में, ये छेद तो ऐसे नोड में भी है, एवी नोड में भी है, बंडल ऑफ हेस में भी है, पर्किंजे फाइबर में भी है, ये तो सब में है। यानी इम्पल्स तो ये सभी बनाते हैं। अब अगर इम्पल्स ये सभी बनाते हैं तो ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों कहा जाता है भाइयों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार बनाता है। ये बनाता है 1 मिनट में 72 बार। एवी नोड मुश्किल से 40 बार, बंडल ऑफ हेस मुश्किल से 36 बार और पर्किंजे फाइबर मुश्किल से 18 बार। तो इम्पल्स सबसे ज्यादा बार ऐसे नोड क्यों बनाता है पता है? क्योंकि सोडियम का अंदर जाके बाहर आना, अंदर बाहर होना सबसे फास्ट ऐसे नोड वाले एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ छेद शायद बड़े बड़े हैं, तो सोडियम 0.8 सेकेंड में अंदर जाके ही बाहर आ जाता है। एवी नोड वगैरह में ज्यादा टाइम लगता है उसको अंदर बाहर होने में, है ना? इसलिए ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहते हैं। तो इम्पल्स तो सभी बना रहे हैं, लेकिन पेसमेकर ऐसे नोड क्यों है? आप ऐसे समझिए ना इसको। जैसे सपोज ये एक वायर है जिसका एक एंड पे आपने हाथ रख रखा है, इसके दूसरे एंड पे पीछे मैं कहीं से एक बिजली का तार लाया और मैंने टच किया, यहाँ आपने हाथ रखा हुआ है, तो जैसे मैंने तार टच किया आपको करंट लगा, आपने हाथ हटा लिया, लेकिन आपने फिर हाथ रख लिया, फिर मैंने दोबारा टच किया, आपने फिर हाथ हटाया, फिर रख लिया। अगर मैं 1 मिनट में 20 बार टच कर रहा हूं इस एंड पे, तो हाथ कितनी बार ऊपर नीचे जाएगा? 20 बार। कहीं से बीच में से एक और लड़का एक तार ले आया और वो बिजली का करंट ले आया, इसी तार में टच करने लगा। मैं 1 मिनट में 20 बार टच कर रहा हूँ, वो 1 मिनट में 30 बार टच कर रहा है। तो यहाँ उसी 1 मिनट में हाथ कितनी बार उठेगा गिरेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 और 30 ऐड नहीं होंगे क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगा कि इवेंट कितनी बार हो, और वो 30 बार उठेगा, है ना? जैसे मेरी कार खराब हो गई, मैंने 4 लोगों को बोला धक्का लगाओ, 3 लोग जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धक्का लगा रहे हैं, चौथा जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धक्का लगा रहा है। तो मेरी कार कितनी स्पीड से चलेगी? 10 किलोमीटर पर आवर। बाकी 3 तो बस ऐसे ही करते रह जाएंगे। तो इम्पल्स तो सभी बना रहे हैं, परंतु इम्पल्स बनाने की स्पीड सबसे ज्यादा किसकी? फ्रीक्वेंसी ऐसे नोड की। तो ऐसे नोड ही हार्ट को डिपोलराइज करता है। ये सबकी इम्पल्स उसमें काउंट नहीं होती, इसलिए हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। इसलिए हम ऐसे नोड को एक पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि उसके इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। इसका एक मतलब और है, पता है? अच्छी बात है कि ऐसे नोड एक तरफ है। इससे क्या फायदा होगा पता है? इम्पल्स पहले ऐसे नोड से एवी नोड तक आएगी और पहले एट्रिया डिपोलराइज होंगे, तो एट्रिया में सिस्टोल होगा, फिर एवी नोड में 1/10 ऑफ ए सेकेंड का डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइबर ज्यादा बारीक होते हैं, थिन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कंडक्टर का कम होता है ना, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड स्लोएस्ट होती है। इसके लिए यहाँ, इस वजह से यहाँ पर 1/10 ऑफ ए सेकेंड का डिले क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एवी नोड के फाइबर बारीक है। तो इस बीच एट्रिया अपना सिस्टोल पूरा कर लेंगे, फिर वेंट्रिकल में जाएगा इम्पल्स, तो वेंट्रिकल में तेजी से अब डिपोलराइजेशन होगा, तो अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे। तो पहले 1 मिनट में कितनी बार हार्ट सिस्टोल डायस्टोल करेगा वो तो ऐसे नोड डिसाइड करता है, पर कैसे करेगा? पहले एट्रिया और बाद में वेंट्रिकल्स, ये एवी नोड डिसाइड करता है, क्योंकि वो डिले कर देता है इम्पल्स को। यहाँ इससे एक बात और समझ में आई कि अगर किसी आदमी का ऐसे नोड फेल हो जाए तो क्या वो मर जाएगा? नहीं। क्या उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा? नहीं, उसका हार्ट अभी भी बीट करेगा, क्योंकि अब एवी नोड कैप्टन बन जाएगा।
अब 40 बार बीट करेगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड एक तरफ था भाइयों, तो पहले इम्पल्स एट्रिया में जाती थी और एट्रिया से स्टोर करते थे और उसके बाद वेंट्रिकल से स्टोर करते थे। ऐसे नोड अगर फेल हो गया तो हार्ट तो बीट करेगा एवी नोड के हिसाब से, लेकिन इम्पल्स एट्रिया में और वेंट्रिकल में एक साथ जाएगी, क्योंकि एवी नोड तो बीच में है। तो अब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल करेंगे तो ब्लड कैसे पंप होगा बाहर? अरे भाई, एट्रिया से ब्लड पहले वेंट्रिकल्स में आता है ना? तो उसकी वजह से उस वक्त वेंट्रिकल डायस्टोल में होती है, तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। जब एट्रिया सिस्टोल करें तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होनी चाहिए ना, तभी तो ब्लड रिसीव करेंगी। दोनों एक साथ सिस्टोल करेंगे तो इसमें से इसमें ब्लड कैसे आएगा? और जब इसमें से एट्रिया से वेंट्रिकल में ही नहीं आएगा तो वेंट्रिकल से बाहर कैसे जाएगा? तो इसलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर तो दोस्तों लगाना ही पड़ेगा। जहां ऐसे नोड होता है वहां लगाना पड़ेगा। लेकिन आज समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे कहानी बीच में रोकनी पड़ रही है। आर्टिफिशियल पेसमेकर मुझे याद दिला दीजिएगा, यहीं से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बताना कि सर आर्टिफिशियल पेसमेकर पढ़ाना है। 2-4 मिनट बचे हैं, इसमें हम डाउट्स ले लेते हैं। तो आप अगली क्लास में रेगुलेशन ऑफ हार्ट पूरा पढ़ के आइए। रेगुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ के आइए। आदित्य रॉय क्या पूछना चाहते? हेलो। हाँ आदित्य बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर हम पूछ रहे थे कि जो हम लोग का डिपोलराइजेशन होता है वो अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो डिपोलराइजेशन राइट से लेफ्ट जाएगा ना? इसको थोड़ा सा अभी रुक जाओ, जब तुमको मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले ईसीजी पढ़ाऊंगा, फिर नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब समझ में आएगा कि लाइट से लेफ्ट जा रहा है। उसमें कंफ्यूजन है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो रहे होगे। तो सर उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर एट्रिया 0.1 सेकेंड्स बस सिस्टोल करता है तो हाँ बताएंगे, डायस्टोल। मैंने क्या कहा, यही सब तो बताएंगे अभी। अच्छा ठीक है डायस्टोल सर। 0.7 सेकेंड करता है वो। हाँ हाँ सर, तो वो यानी कैसे कि करेगा, मतलब जब रिपोलराइजेशन तक 0.7 सेकेंड होता है। हाँ मतलब वही ना, बताएंगे, थोड़ा मतलब रुक जब जाओ, तक। अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, अभी ठीक आ जाएगा समझ में। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रीति। हेलो। हाँ प्रीति जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपसे एक शिकायत है। बोलिए। सर दो हुआ है, मेरा हाथ थक गया। क्या करें, इतने बच्चे हैं, कोशिश करते हैं। अभी जैसे आपको मौका मिला है तो आप सवाल पूछ लीजिए। शिकायत करेंगी तो ये समय भी चला जाएगा। जल्दी से पूछिए, क्या पूछना है। जी सर। सर मेरा पहला डाउट सर ये था कि जो सर आपने बताया था बाईपास सर्जरी है, उसमें आर्टरीज को उल्टा करके लगा दिया जाता है, तो वो उसको उल्टा किया जाता है? उल्टा करने का मतलब समझे? वेन को उल्टा करते हैं, आर्टरी को नहीं। ये वेन हाँ है, मतलब वही। जी। वेन को उल्टा करने का मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे करके लगा देंगे। उसका मतलब आप सोचो ये वेन है तो उसको ऐसे करके लगा देंगे, ये नहीं है। मतलब क्या करते हैं, ऐसे काटा उसका और अंदर वाली सरफेस बाहर करी, समझ में आई बात? और उल्टा करके उसको लगा दिया, बट क्योंकि ऐसा उसकी क्यों अंदर वाली करते हैं? सरफेस बता रहा हूँ। देखो ये वेन है सपोज, है ना? इसको हमने काटा और इसको, ये ऐसे थी ना वेन, इसको ऐसे करके सिल के लगाया। आई बात समझ में? जी। क्योंकि इसकी अंदर वाली सरफेस है ना, वो एक्टिव है, उस पर फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। बाहर वाली सरफेस डेड है, तो बाहर वाली को अंदर कर दो। बात समझ में आ रही है? जी। जैसे मोजा उल्टा करके पहनते हैं ना, वैसा। तो बाहर वाली अंदर आएगी तो वो डेड सरफेस होगी, तो उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ओके वापस। ओके। नहीं ओके समझ सर, में? मेरा सेकंड डाउट ये था कि आपने बोला था कि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनको
हार्ट अटैक नहीं आता बिकॉज ऑफ